नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आगामी लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू होने वाला है। सभी पार्टियां इस चुनावी अखाड़े में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे खास नजर कांग्रेस पर रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का भविष्य तय होगा और कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों ही तय की जाएगी। लगातार कांग्रेस बड़े राज्यों में सिमट जा रही है और बड़े राज्यों में कांग्रेस के अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाई जा रही है। 6 दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस लगातार 2 बार से केंद्र में सत्ता की लड़ाई में भाजपा से करारी शिकस्त खा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि 74 साल में पहला अवसर है जब पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने में नाकामयाब रही है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और आज तक हमने राजनीति करी है तो हमारे मुद्दे आम आदमी से जुड़े और लोकतंत्र के मुद्दे हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, हम जीते। हिमाचल में चुनाव हुए, हम जीते। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम हारे, लेकिन हम तेलंगाना जीते। हम 3 स्टेट हार गए, 3 स्टेट जीत गए। राजस्थान में हम नेक टू नेक लड़ाई लड़ी, हमने सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हमारी नहीं थी। कुछ मंत्री नहीं जीत पाए, कुछ और विधायक नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी हमारी संख्या उसमें अच्छी है। और रही बात प्रधानमंत्री पद की, प्रधानमंत्री पद हमारे यहाँ राहुल जी हमारे लीडर हैं और खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक अलायंस कमेटी भी बनाई हुई है और हम इंडिया अलायंस करके अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक बिल्कुल ही भटकन जैसी स्थिति में है और सबसे बड़ा फर्क मोदी और कांग्रेस में ये है कि जहां नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं, वहीं कांग्रेस कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। जब तक कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा रहेगा, जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग हावी रहेंगे, जब तक गैर कांग्रेसी, गैर गांधीवादी वरिष्ठ कांग्रेसी को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक कांग्रेस पुनर्जीवित किसी कीमत पर नहीं हो सकती। 2024 के चुनावों में कांग्रेस की हालत बिल्कुल पतली होने वाली है। आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन केवल कांग्रेस के अहम की वजह से टूट के कगार पर है। तमाम जो घटक हैं वो कांग्रेस से दूर जा चुके हैं और कांग्रेस संभलने को तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज ये बात कह सकता हूं कि जैसे राहुल गांधी जिस तरह की बचकानी हरकत करते हैं, जिस तरह के ऊट पटांग काम करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं और विदेशी ताकतें उन्हें देश में विपक्ष को कमजोर करने की कोई साजिश है, कांग्रेस को खत्म करने की कोई साजिश है। लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी तक गंवा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट रायबरेली ही है अपने नाम कर पाए, जहां से सोनिया गांधी चुनी गई थी। कांग्रेस 18 राज्यों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री के दावेदारों के नाम पर भी असमंजस के बादल हमेशा से मंडराते रहे हैं। आज इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस आखिरकार तमाम राज्यों में शिकस्त के बाद, वो चाहे विधानसभा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में करारी शिकस्त मिली है। लेकिन अब सवाल है लोकसभा पर, कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो दोबारा से जिस तरीके से पहले से थी वो बरकरार रख सकती है लोकसभा चुनाव में। ऐसी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? फिलहाल अगर राजस्थान की बात कर ले तो क्या कुछ सियासी समीकरण कहते हैं कांग्रेस की तरफ से और किस तरीके से जनता के बीच रायशुमारी है? बिल्कुल चंदा, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बिल्कुल तेज होती जा रही है। तपिश का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हम पर यूं उंगलियां ना उठाया करो और कुछ दम है तो काम करके दिखाया करो। हालांकि अब काम किस तरीके का होगा, लोकसभा चुनाव में किस तरीके के परिणाम होंगे, किस तरीके की तस्वीरें होगी, वो देखना भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस, आप देखिए 2014 उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो है वो डाउन होता जा रहा है और वहां पर बीजेपी जो है वो लगातार वोट परसेंट शेयर को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चाहे वो बीजेपी किसी भी एंगल से हो, किसी भी योजना से हो, किसी भी कार्य से हो, धरातल पर हो, मतदाताओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, बूढ़ों जवान तमाम
तमाम मतलब कुल मिलाकर के जो है वो बीजेपी एंटीडोट कांग्रेस का समय समय पर ढूंढती है और उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो मतदाताओं के बीच में लागू करती नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से चंदा आप देखिए कि लगातार सिमटने का कारण क्या है। देखिए कांग्रेस के अंदर एक चीज हमेशा कही जाती है कि जो व्यक्ति बोलता है उसको कहीं ना कहीं हर जाना भुगतना पड़ता, यानी कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा बोलने की सजा दी जाती है। अब सजा देखिए सचिन पायलट के तौर पर देख लो आप, जिस तरीके से उन्होंने खिलाफत की राजस्थान के अंदर क्या हुआ, उनके हाथ से पीसीसी चीफ का भी पद चला गया, डिप्टी सीएम का भी पद चला गया और अब लोकसभा चुनाव से पहले उनको जो है वो तड़ीपार कर दिया। तो लगातार इस तरीके से जो लोकसभा चुनाव पर अगर बात कर ले सुरेंद्र, जाहिर सी बात है अगर फिलहाल तमाम जयपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो जो जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि जिस पर अभी फिलहाल 5 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े आप निकालें तो 5 पर कांग्रेस थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि 2 जीत दर्ज की है कांग्रेस ने लोकसभा सीटों पर, वो भी ज्यादा अंतर पर नहीं है विधानसभा की अगर बात कर ले जयपुर में। लेकिन आगामी अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ जयपुर में देखने को मिल सकते हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा है जिसे कांग्रेस उतार सकती है? देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर यही मंथन चल रहा है। मैंने इससे पहले के विचार जब हमारी चर्चा हुई थी तब मैंने ये कहा था कि राजस्थान से गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा इन दोनों के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी राजस्थान के ऊपर है। हालांकि लगातार ये आला कमान को जो है वो सही फीडबैक क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो एंटीडोट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसके भी कई सियासी मायने। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि मतदाताओं के मिजाज को जानने के लिए जो है वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस को लगता है कि मतदाता उनको पसंद कर रहे हैं, हालांकि ये कांग्रेस का सबसे बड़ा वहम कह सकते हैं। और साथ ही साथ इस वहम के सहारे कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि राजस्थान में हम 25 में से 15 सीटें जीतेंगे। इस पर चंदा ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो लहर चल रही है, चाहे वो मुद्दों की लहर हो, चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे वो मोदी की नीति और रीति को लेकर के हो, हालांकि अब देखना यही स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस नेता है वो इशारों में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हार का ठिकरा फोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे रंधावा की बात कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, या फिर गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की बात कर ले, और लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। बहरहाल वाकई देखना है हम होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस ऐसे कोई सियासी समीकरण बैठाते हैं या फिर कैसी रणनीति होती है जिससे एक बार फिर से परचम कांग्रेस लहरा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024 से 25 का पूर्ण बजट इस साल जुलाई में पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस बजट में यूं तो कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें स्कूलों, कॉलेज, अस्पतालों की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही बजट में सरकार 70,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की। इसके अलावा तमाम घोषणाएं हुई हैं जो इस बजट में की गई है। बीजेपी ने इस बजट को आम जन के हित का बजट बताया है। पिछली सरकार ने जिस कदर झूठी गारंटियां, झूठे वादे, एडवर्टाइजमेंट और व्यर्थ की घोषणाएं करके और प्रदेश को कर्जे में ला दिया, काम पूरे हुए नहीं है, घोटाले ज्यादा हुए हैं और रेवेन्यू जनरेट करने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, सुशासन ने राम राज्य की स्थापना के तत्पश्चात ये सरकार कहते हैं राम राज्य की स्थापना की सरकार है, राम जी का पुनः स्थापित हुआ, यानी सबके विश्वास जीतकर सबका विकास करने का काम है। तो जनताओं की आशाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया गया है। मुझे खुशी है किसानों को प्राथमिकता पे रखा गया है। हमारे गंगानगर क्षेत्र और पूरे राजस्थान के किसानों के लिए, चाहे उनका पौंड का, बिजली का और हाउस होल्ड्स के लिए जो स्पेशल प्रधानमंत्री जी के जो हमें मार्गदर्शन मिला और घरों को जो सोलर के साथ जोड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ी योजना है। युवाओं की 70,000 नौकरी की बात की गई है। ये स्वागत योग्य बजट है। मैं इसकी जितनी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने इस बजट में 70,000 नई सरकारी नौकरियों की भी घोषणा की है। बजट को लेकर हमारे संवाददाता के सिंह ने बीकानेर की जनता से खास बातचीत की। राजस्थान सरकार के द्वारा पहला बजट पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी भजन सरकार के द्वारा।
दिया कुमारी जो राजस्थान की वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वे आज बजट लेके आई। तमाम तरह की चीजें उन्होंने पेश की। बजट में क्या कुछ बीकानेर के लोगों का कहना है, हम बीकानेर के लोगों से ही बात करते हैं। ये बजट जो है वो राज्य कर्मचारियों को बहुत आशा थी। विभागीय पदोन्नति के लिए जब तक नियमित विभागीय पदोन्नति टाइम बाउंड नहीं होगी, तब तक ये जो 2 साल की छूट जो अभी दी है इस बजट के अंदर, वो मुझे पूरी होती दिख नहीं रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये मिलना चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों की और दूसरे जो संवर्ग है उनकी भी ग्रेड पे की जो बात थी वो बनानी चाहिए थी। ग्रेड पे 36 जो 1 दशक से वो मांग चल रही थी, वो भी निराशा लगी हमें। आप बताएं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में अगर मुझे कुछ अच्छा लगा युवा होने के नाते, तो सबसे अच्छी बात यह कि अभी राज्य सरकार ने इस समय 70,000 नई भर्तियों का आश्वासन दिया है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, अब अगर मैं बुजुर्गों की तरफ जाऊं तो उनकी पेंशन राशि इन्होंने बढ़ाई है। बहुत सी चीजें इस बजट में ऐसी, जैसे अभी कामधेनु योजना है, उसमें जो पहले फंड मिलता था उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। महिलाएं भी हैं, जैसे बात करते हैं, आपका क्या मानना है? राजस्थान सरकार ने, बजट सरकार ने पहला बजट जारी किया है, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो है इसमें मेडिकल में कम से 5 लाख तक का जो है इन्होंने माफ किया है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो राजस्थान रोडवेज के द्वारा अब राजस्थान रोडवेज में 50% की रेट्स पे आपको ट्रेवल करवाया जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए तो सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। उनके जो है बसों के फेयर को अगर आधा भी किया जाता है तो ठीक है। गरीब लोगों की बसों की अच्छी कंडीशन है नहीं, इनकी रोडवेज बसों की कंडीशन भी इतनी अच्छी। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। एनआरआई फेडरेशन के सदस्यों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एनआरआई फेडरेशन ने सीएम भजनलाल को न्यूयॉर्क आमंत्रित किया और बताया कि एनआरआई फेडरेशन ने आगामी 27-28 मई 2024 को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अन्य एनआरआई से चर्चा करने और मिलने के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रही है। इस अवसर पर हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। फेडरेशन के सदस्यों ने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि आपकी यात्रा का उद्देश्य न केवल भाजपा की समग्र सफलता का जश्न मनाना है, बल्कि राजस्थान क्षेत्र में एनआरआई की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए एनआरआई और प्रवासी भारतीय समुदाय के संभावित सहयोग और योगदान पर भी चर्चा करना है। हमारा मानना है कि हमारी सामूहिक विशेषज्ञता पीएम मोदी जी के भारत के आपके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजधानी दिल्ली के हिंदी भवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI के पहले बैच दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। पहले बैच में 87 प्रतिभाशाली युवा प्रोफेशनल्स ने अपने समर्पण और उपलब्धियों के लिए QCI से मान्यता प्राप्त की। इसके अलावा 60% से ज्यादा बैच ने QCI, रवि एनर्जी और क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया से प्लेसमेंट हासिल किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे। बता चले, इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें गतिशील नौकरी बाजार में सफलता के लिए तैयार करना और उन्हें शासन और सार्वजनिक नीतियों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। बड़े बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स के मुझे भी याद है, मैंने जब कॉमर्स किया, फिर लॉ करी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी। आइए जगह मैंने भी खुद का स्वयं का कॉन्वोकेशन भी अटेंड किया, विदेश में भी कॉन्वोकेशन के कार्यक्रम अटेंड किए हैं। मैं समझता हूँ आज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो ये नया प्रयोग सर थोड़ा पीछे करें, गुणवत्ता गुरुकुल 8 महीने का एक कैप्सूल प्रोग्राम, अर्न व्हाइल यू लर्न, साथ में भत्ता भी दिया जाता है। उनके सब इंतज़ाम, कोर्स करिकुलम, टेक्नोलॉजी, सबकी सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब भगवान कल्की भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रही है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी कल्की धाम पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में संत समाज को विशेष तौर पर बुलाया गया है। आनंदम धाम के पीठाधीश्वर संत श्री रितेश्वर जी महाराज भी मंदिर निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं।
कहते हैं जब जब अधर्म का राज होता है और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश कर धर्म का राज पुनर्स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कलयुग के आखिर में भगवान कल की अवतार लेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। लेकिन कल के अवतार से पहले ही उत्तर प्रदेश के संभल जिले में उनके भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का 18 साल पहले देखा गया सपना अब साकार होने जा रहा है। जी हां, 19 फरवरी को भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा और खास बात यह है कि मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ही होगा। इसके लिए श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। श्री कल्की धाम दुनिया का अकेला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। अन्य सभी धाम भगवान के आने के बाद स्थापित हुए हैं। बता दें, मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। चौकी 11 फीट पर बनी होगी। भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। सोमनाथ और अयोध्या के राम मंदिर में लगा गुलाबी पत्थर 5 एकड़ भूमि के परिसर में बन रहे श्री कल्की धाम में लगाया जाएगा। बता दें, साल 2016 में 7 नवंबर को मंदिर का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन सपा शासनकाल में जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते शिलान्यास नहीं हो सका था। वहीं अगस्त 2023 में उच्च न्यायालय ने निर्माण पर रोक हटा दी है। इसके बाद ही शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि श्री कल्की धाम के निर्माण पर लगी रोक को हटवाने के लिए 7 वर्षों तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी और सच्चाई की जीत हुई। पूरी दुनिया में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले, जहां भगवान अवतार लेगा धरती पर, उसी पावन धरती पर भगवान श्री कल्की के अवतार से पहले श्री कल्की भगवान का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। और हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा आर्टिकल 25 से की है। कल्की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में साधु संत बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में संत समाज को विशेष तौर पर बुलाया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आनंदम धाम के पीठाधीश्वर संत श्री रितेश्वर जी महाराज से मिलकर उनको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। वहीं कल्की धाम के साथ आनंदम धाम के पीठाधीश्वर संत श्री रितेश्वर जी महाराज भी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही हैं। वहीं संत श्री रितेश्वर जी महाराज ने सभी भक्तों से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। जय श्रीमन्नारायण, श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 19 फरवरी को संभल जिले में कल्की अवतार भगवान कल्की निष्कलंक भगवान के विराट मंदिर का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। आप सब उसमें अवश्य पधारेंगे। कल्की पीठाधीश्वर जी श्री प्रमोद कृष्णम जी हमारे अत्यंत आत्मीय हैं। श्री आनंदम धाम और श्री कल्की धाम दो नहीं है, एक ही है। कल्की में आनंदम, आनंदम में कल्की, ऐसे धाम तो आप सब इस दिव्य अवसर पर पधारें और इसकी विराटता को और विराट बनाते हुए कली काल के अवतार लेने वाले भगवान के इस दिव्य मंदिर के निर्माण के उस पल में साक्षी बने, जहां भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी आगमन की बात है। तो ऐसी अवस्था में आप सबका भी आगमन हो। यथा योग्य निमंत्रण पत्र जा रहे हैं, मैं स्वयं भी भेज रहा हूँ, प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ भेज सक रहा हूँ। तो आप सबको बारंबार इस माध्यम से भी आमंत्रित करता हूँ। ये अवसर भगवान श्री राम के मंदिर के बाद कल्की भगवान के इस मंदिर के शिलान्यास और तत्पश्चात भारतवर्ष में मैं मथुरा में हूँ, मथुरा में भी भगवान का फिर कार्य होगा। तो आइए इस महान अवसर को मिलकर और महान और अविस्मरणीय बनाते हैं। जय श्री आनंदम, जय कल्की धाम।
अब देश में एक बार फिर सनातन का उदय होने लगा है। कल्की धाम में भव्य मंदिर के शिलान्यास से देश में उत्साह की लहर है। कन्याकुमारी से लेकर खीर भवानी तक, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक लोग जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद मथुरा और काशी के मंदिर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब का एक ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जिसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में किया गया है। इसको साबित करने के लिए किसी सर्वे और कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि 1991 में उपासना स्थल के तहत इसका मौजूदा स्वरूप संरक्षित है और जिसके मुताबिक 1947 स्थिति बरकरार रखनी होगी, लेकिन कोई तब्दीली करनी है तो इसके लिए कानून बदलना होगा। नहीं, ऐसा था कि औरंगजेब के ज़माने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था। वीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के ज़माने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के, तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने। और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। अब ये कि वही बात जो औरंगजेब ने की थी वो 300 साल बाद की जाए, ये सोचने की बात। यूपी के झांसी में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनी में शिरकत की और राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, भगवान श्री राम जन जन की रोम रोम में बसे हुए हैं। देखिए, भगवान श्री राम जो है वो इस देश के रोम रोम में, जन जन के भीतर लोगों की वो धड़कन है और पूरे हजारों वर्षों से उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। और आज ये ऐतिहासिक अवसर आया जब 22 जनवरी को वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 वर्षों तक जो जिद्दा जलालत की और जो है वो जिंदगी जीती रही, भय आतुर रही, खून की नदियाँ वहाँ पर बहाने वाले लोग आज कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। और राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, तो राम का मंदिर कैसे बना सकते? उधर यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझे को लेकर जागरूक बाइक रैली निकाली है। एसएसपी विपिन टाटा ने झंडे दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। सहारनपुर के एसएसपी विपिन टाटा ने जानकारी देते हुए बताया, चाइनीज मांझे से जनहानि हो रही है। चाइनीज मांझे को बेचने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। कई लोगों को चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए जो पतंगबाजी की गतिविधियां बढ़ जाती हैं जनपद सहारनपुर में, इसको देखते हुए और चाइनीज़ मांझे का जो दुरुपयोग हो रहा है पतंगबाजी में, इसको रोकने के लिए, जन चेतना जगाने के लिए आज परख एनजीओ के साथ और हमारे व्यापारी वर्ग के जो बंधु हैं इनके साथ में हमने ये बाइक रैली का आयोजन किया है। उद्देश्य यह है कि इससे चेतना जगाई जाए लोगों में कि अपने मनोरंजन के लिए चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे किसी की जान खतरे में जा सकती है, किसी की जान का खतरा हो सकता है। और जो पूर्व में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसके प्रति भी चेतना जगाई जा रही है कि आप अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा करके आपको जेल भी भेजा। खबर जयपुर के रेनवाल शहर से है, जहां नगर पालिका की बजट बैठक आयोजित की गई। सर्वसम्मति से पालिका में 35 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। नगर पालिका परिसर में बजट मीटिंग शुरू होने से पहले ही पार्षदों के बीच टकरार हो गई। इस टकरार में जैसलमेर भ्रमण का मुद्दा छाया रहा। बता दें, कुछ दिनों पहले पालिका अध्यक्ष और कुछ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा जैसलमेर भ्रमण किया गया था। लोगों में जैसलमेर भ्रमण का चर्चा विषय बना हुआ है और इस बात को लेकर कुछ पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। घटिया सड़क निर्माण को लेकर वार्ड नंबर 15 के लोगों ने बजट मीटिंग से पहले पालिका अध्यक्ष की टेबल पर उखड़ी हुई सड़क के नमूने डाल दिए। में कार्यरत कर्मचारियों की जिस तरह से लोगों से बात करने का तरीका है वो गलत है, ना किसी को संतुष्ट किया जा रहा है। जबकि चुनाव से पूर्व इन्होंने वादा किया था कि हम हेल्प डेस्क लगाएंगे, किसी प्रकार की हेल्प डेस्क नहीं लगाएगी। साथ ही मुख्य बाजार में पेशाब घरों को जो सरकारी संपत्ति है उनको तोड़ा गया और आनंद कानन में उनको तोड़कर न व्यापारियों के हित में कोई व्यवस्था की गई। साथ ही जो हमारा
बगीचा बना हुआ है। देखिए, जो बजट मीटिंग होती है वो राज्य सरकार के अनुसार 14 फरवरी से पहले नगर पालिका को बजट पारित करके और वहाँ हेड ऑफिस भिजवाना पड़ता है। तो 14 फरवरी से पहले मैंने आज 8 फरवरी को बजट बैठक आउट की और उसमें सर्वसम्मति से हमने 35 करोड़ और 54 लाख और 11,000 रुपये का बजट अनुमोदित किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।